Bluetooth mode. तो कॉम्प्लेक्स वाले में हमने दो तीन चीजें देख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट क्या है और सर्कल कैसे रिप्रेजेंट होगा, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। इसका मॉडल्स अगर ऐसा हो तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए हम बेसिक थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। पैराबोला, कोनिक सेक्शन, ये सब चीजों की। ठीक है, कोनिक सेक्शन की इन जनरल डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। कोनिक सेक्शन, ये सब कोनिक सेक्शन है, सर्कल भी कोनिक सेक्शन है, पैराबोला भी सारे। तो इसमें कुछ नहीं होता, हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है। फिक्स मतलब इसकी इक्वेशन गिवन है, पता है हमें ये। एक आपके पास फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये नोट कर लेना सब लोग। तो अभी हम लोगों ने वैसे बहुत ज़्यादा स्टेटर में लोकस वगैरह की बात नहीं करी है। अब बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये आपके पास अगर कोई भी पॉइंट है जो कि एक पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है या कोनिक सेक्शन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, कोनिक सेक्शन बोलना आप। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, एच कॉमा के, और ये फिक्स पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं एस। हाँ अब ठीक है, फिक्स पॉइंट को मान लेते हैं एस, ठीक है। और ये फिक्स लाइन है, कोई भी इसकी इक्वेशन होगी, कुछ भी होगा। तो बेसिकली जो आपके पास जैसे सर्कल में क्या था आपको ये पता है कि एक पॉइंट पी है जो ऐसे मूव करता है सच दैट उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको सेंटर बोल देते हैं और कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देते हैं। ऐसे कोनिक सेक्शन में डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट पी ऐसे मूव करता है कि फिक्स लाइन से डिस्टेंस, हम रेशियो की बात करते हैं इसमें, ये मान लेते हैं पीएम हो गया। तो कोनिक सेक्शन वाले केस में क्या होगा, पी एस अपॉन पीएम एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पैराबोला बनेगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर e इक्वल टू 1 हुआ तो पैराबोला लिख लो ये। अगर e लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 का रेशियो है तो अंडर छोड़ा 0 से बड़ा होगा ना, तो एलिप्स। इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। e अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला, ठीक है। अब ये सब जो है सारे पैराबोला हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू इस टाइप का कहीं दिखाई दे जाए, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, किस फॉर्म का आ गया तो एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1। इस फॉर्म का अगर आ जाता है तो वो हाइपरबोला है। इसमें और भी है कि जरूर नहीं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आए गिवन होगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर अभी के लिए हम इतना ही। वो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चलो गलत मत लिख लेना इसको। ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे क्या है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है। इवन स्ट्रेट लाइन भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है, सर्कल भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है, सब ठीक है। ओरिजिनली क्या होता है, सर्कल स्ट्रेट लाइन अलग दिया होता है और पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला अलग दिए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप रिलेट करोगे तो आप डिस्टेंस के टर्म्स में चीज़ों को रिलेट करोगे, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला पार्ट पर आते हैं, देखो जरा। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक लाइन से डिस्टेंस की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स में हमने लाइन से और पॉइंट का डिस्टेंस अभी नहीं पढ़ा है और पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एलिप्स पे मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ और हाइपरबोला पे भी एक डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। पैराबोला, ये फिक्स्ड पॉइंट जो होता है पैराबोला पे, इसको बोलते हैं फोकस। पैराबोला पे नहीं, कोनिक सेक्शन जो भी है ना, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस, इसी को हम फोकस कहते हैं। और ये फिक्स लाइन को ही हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये टर्म्स लिख लो आप। फोकस
FOCUS, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। एलिप्स में 2 फोकस होंगे, हाइपरबोला में भी 2 फोकस होंगे, ठीक है। ये अगर छाप लिया है तो बस एक फटाफट से आपको एक छोटा सा ये एलिप्स बना करके हम दिखा देते हैं, और यहाँ पर एक हाइपरबोला, इनकी शक्ल सूरत कैसी होती है। अभी हम कॉम्प्लेक्स की हमने कहीं भी बात नहीं करी अभी तक, तो ठीक है, पहले थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा उसका। ये रहा एलिप्स, ठीक है। और हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, देखने में लगता है कि 2-2 पैराबोला हैं, पर ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये जो है ये एलिप्स है, यहाँ पर कुछ इसके फोकस होते हैं, एक हो गया F1 फोकस 1, एक फोकस 2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स वो एक लाइन थी, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स 2 लाइन होती हैं। क्या है फोकस, कैसे है, कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है इस स्टेज पे, ठीक है। ऐसे ही एक फोकस इसका यहाँ होता है, इसको F1 मान लो, एक फोकस इसका यहाँ होता है। 2 फोकस आते हैं, वो अल्टीमेटली जब आप इस इक्वेशन को यूज करते हो वो अपने आप आ जाता है, वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ एक बस सिंपल चीज समझने की कोशिश करो। अब आपको पता होगा कि अगर एलिप्स की इक्वेशन क्या है, देखो जरा, हाँ ये देखो एलिप्स की इक्वेशन ये रही। अगर आप y0 डाल दोगे तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। अगर आप y0 डाल देते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? ए स्क्वायर अरे x की वैल्यू प्लस माइनस ए आ रही है, ठीक है। प्लस माइनस ए। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, a,0, ये पॉइंट क्या है -a,0, अगर a को पॉजिटिव लेते हैं तो, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग कि ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2a हो गया ना। पूरा डिस्टेंस 2a हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि जो भी बड़ा है डिस्टेंस, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट ऐसा माना हुआ है कि इस वाले एलिप्स वाले केस के लिए a इज ग्रेटर देन b, तो एलिप्स ऐसा बना है। अगर b बड़ा होता तो एलिप्स ऐसा बना होता, वो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, पर बस थोड़ा सा आप समझ लो ये चीज। जो बड़ा वाला है उसको हम 2a को हमने x वाला जो है उसको बड़ा मान रखा है अभी यहाँ पर, तो 2a आ गया। तो एक और डेफिनेशन है एलिप्स की, वो आप और लिखो। अगर देर इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, उसको p मान लो, ठीक है, तो उनका जो सम होगा, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, PF1 प्लस PF2 विल बी इक्वल टू 2a, और 2a के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी भी होती है और ये डेफिनेशन भी है एलिप्स की, ठीक है। ये आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपने दीवार में 2 कील काट रखी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आपने एक थ्रेड बांध दिया, ऐसा मान लो एक एक धागा ऐसे आपने इसमें बांध दिया, एक एंड इस पे एक एंड इस पे, और आप अब इस धागे को आप कोई भी पेन लगा दो, आप कुछ भी कर दो, तो उसको एकदम टाइट करके आपने पूरा जब घुमाओगे तो कैसा बनेगा, वो ऐसा ही फिगर बनेगा, वो एलिप्स ही बनेगा, ठीक है। और वो ही एग्जैक्ट डेफिनेशन है एलिप्स की। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। एक यहाँ पे कील काट दिया, एक यहाँ पर, इन दोनों में धागा बांध दिया आपने, और उस धागे को आप एकदम पूरा स्ट्रेच करके और पूरा इसके इससे घुमाओगे तो इट विल फॉर्म एन एलिप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये धागे की लेंथ तो चेंज नहीं हुई ना कभी भी, धागे की लेंथ तो नहीं बदली, तो ये PF1 प्लस PF2 क्या रहेगा, वो धागे की लेंथ ही तो है ना। बात समझ रहे हो, वो कभी चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि आप सेम ही धागे को घुमा रहे हो ना। इस मोमेंट पे ऐसा है, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, पर धागा तो जो रहेगा उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स के ऊपर है, उसका इस फोकस से डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस का सम लोगे तो 2a के बराबर आता है। सेम चीज अगर हम हाइपरबोला में देखते हैं तो डिफरेंस आपका 2a के बराबर आता है। डिफरेंस है इसलिए हमने मॉड लगा दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 2a, क्योंकि हो सकता है वो वाला बड़ा हो या वो वाला, ठीक है। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स की बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। एलिप्स देखोगे तो समझ जाओगे, हाइपरबोला ऐसा देखोगे तो समझ जाओगे हाइपरबोला है। ये 2 लिखा हुआ है, अरे ये 1 है, ये गलती से 2 लिख गया होगा, ठीक है। एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आएंगे हम अपने कॉम्प्लेक्स वाले ज्योमेट्री वाले पार्ट पे।
चलें आगे। हाँ जी, बोलो कुछ। यस हाँ सर। सर चलो। ठीक है। ठीक है चलो। अब यहाँ पे इससे आगे ना एक और हम चीज लिख लेते हैं। सर पैराबोला का केस। पैराबोला वाला केस हमने इसलिए अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि लाइन का और किसका, पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस का लाइन का और पॉइंट का हमने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओके। में तो आपको लाइन की इक्वेशन भी नहीं पता है ना, जरूरत नहीं है हमको, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आगे चलते हैं इसमें। इसी चीज को थोड़ा सा और फोकस तरीके से काम करते हैं। ये देखो, अगर हमारे पास, आपके पास चलो कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं, मैं आपको कंडीशन से बताऊंगा, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि ऐसा दिखाई देगा तो हमेशा ऐसे ही हो जाएगा, वो नहीं। केसेस हैं हमारे पास, सिचुएशंस हैं, मान लेते हैं। फर्स्ट, उसमें आपको लिखा हुआ है z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ ये कैसा केस नजर आ रहा है, किस तरह का हो सकता है? हम्म, दोनों को ऑब्जर्व करो, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। सर हाइपरबोला। ये ऐसा है क्या, ये दिखाई दे रहा है क्या? देखो जरा, या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से ये कौन सा है आपको देखना है, एकदम बेसिक से देख करके समझ के समझने की कोशिश करो कि कौन सा हो सकता है ये। ध्यान से देखो, ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, आपको ये देखना। सर 1 मतलब ये वाला केस है। फर्स्ट वाले में आ रहा है, बिल्कुल सही है। यस सर फर्स्ट वाला। हाँ, PF1, ये तो इसका मतलब डिस्टेंस, क्या है? ये भी डिस्टेंस। बिल्कुल, ये जनरल पॉइंट का F1 से डिस्टेंस, ये भी जनरल पॉइंट का Z1 से डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंगली फोकस कौन से हो गए? Z1 Z2 हो गए ना, F1 F2 थे वहां पे फोकस। यस सर। P का F1 से डिस्टेंस, यहाँ पे Z का Z1 से डिस्टेंस, प्लस Z का Z2 से डिस्टेंस, तो फोकस क्या हो गए? फोकाई एक हो गया Z1, दूसरा हो गया Z2 हो गया। ठीक है, पर आप थोड़ा सा अगर देखोगे ना, तो हर केस में क्या ये एलिप्स बनेगा? सोच के देखो अपने आप, क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Z1 Z2 कुछ भी हो, कि एक ही वैल्यू कुछ भी हो, दिस विल ऑलवेज फॉर्म एन एलिप्स? मैंने आपको जो बताया था ना, एक्टिविटी बताई थी कि एलिप्स फॉर्म करने के लिए आपको ये फॉर्म करने की कोशिश करो, उससे आप समझ जाओगे थोड़ा सा। अब आप इस सिचुएशन को थोड़ा देखो, समझो, ये के जो लेंथ दी हुई है, ये जो के लेंथ है, ये आपकी जो थ्रेड था, पहले धागा था बंधा हुआ, उसकी लेंथ है ना, ठीक है कि नहीं? यही तो है वो, यस सर। दिस प्लस दिस, उसी की लेंथ है जो थ्रेड था आपके पास, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब ये देखो जरा, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? F1 F2, और ये फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये फोकस होता तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये होता डिस्टेंस। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ अगर कि जो के की लेंथ है, ये धागा जो है, अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे छोटा हो गया या उसके बराबर हुआ, तो क्या कभी इलिप्स बन पाएगा? तो कैन यू रिपीट, अभी आपने क्या बोला? देखो, F1 और F2 ये आपके दो पॉइंट है, कि क्या आपके थ्रेड की लेंथ है। अगर आपकी जो थ्रेड की लेंथ आप लेकर के आए, F1 F2 के जो बीच में डिस्टेंस है, उससे अगर छोटा हो गया,
तो क्या वो थ्रेड आप बांध पाओगे F1 F2 पे, या फिर वो बांध के एलिप्स बना पाओगे? नो सर। F1 F2 के No, बीच sir. का डिस्टेंस तो बड़ा ही होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तभी एलिप्स बन पाएगा। तो वही कंडीशन है, Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए किससे? K से। कैसे? धागे की लेंथ बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन एलिप्स। ये बात समझ में आ गई ना? एंड Z1 and Z2 आर फोकाई। ये चीज क्लियर सबको? हाँ है ना? सर लास्ट वर्ड क्या लिखा है? ये फोकाई है, मतलब वो प्लूरल हो गया ना फोकस का। डबल आई हो सकता है ना, स्पेलिंग की बात हम ओके समझ। सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है ये? अभी हमने और इस केसेस बाकी है ना हमारे पास। अभी तो लेसन के वाला कराया, इक्वल टू के वाला नहीं कराना अभी। ये मान लो आपके पास केस 1 हो गया और ए हो गया, चलो बी वाला लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर Z1 माइनस Z2 के बराबर हो गया तो क्या कहानी बनेगी? सिचुएशन आपके सामने है। मतलब हो जाएगा सर, सब बन जाएगा, मिल जाएगा। ये सर बन जाना चाहिए। क्या बनेगा? एलिप्स। यस। ये बोलो तुम लोग कि बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये बताओ, क्या बनेगा? और बाकी लोग कहाँ हैं? सवर, स्वस्ति, वत्सला, उद्यान, बताओ। अगर Z1 माइनस Z2 जो है वही क्या हो जाए, के बराबर हो जाए, थ्रेड की लेंथ ही उन दोनों के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? अरे तो बहुत सिंपल सा इमेजिनेशन है, इसमें इतना क्यों टाइम लगता है? सर पैराबोला। पैराबोला क्यों होगा? पैराबोला होता है ना जब डिस्टेंस किससे, स्ट्रेट लाइन से और पॉइंट से बराबर होता है, तब पैराबोला होता है। आप छोटी चीज इमेजिन करके देखो बस, देखो समझो। जैसे मानो आप खड़े हो यहाँ पे, आपका दोस्त भी है, आपने क्या किया यहाँ पे, इस पॉइंट पर एक बहुत बड़ी रस्सी है, आपने उस रस्सी को यहाँ बांध दिया है ना, खूंटा गाड़ दिया यहाँ पे, ये लो, और इसमें बांध दी रस्सी। एक और आदमी है, पीठ पे लटका के चल रहा है रस्सी आगे, ठीक है। और एक पॉइंट पर जाके वो आदमी रुक जाता है, कहां पर? जहां पे वो रस्सी एकदम खत्म हो जाती है, एक और खूंटा गड़ गया, तो रस्सी ऐसे हो जाएगी, यस सर। ठीक है। तो क्या आप इसको यहां से उठा करके क्या इलिप्स विलिप्स कुछ बना पाओगे? सर ये तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल कैसे बन जाएगा? ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, सर्कल कैसे बनेगा? Z1 Z2 आर फिक्स पॉइंट, 2 पॉइंट है पहले जो गिवन है। सर नहीं बना पाएंगे। तो ये सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं हो जाएगी? यस सर। ये के है ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थ्रेड की लेंथ है ये के, ठीक है, समझ जाओगे, सुनते रहो। थ्रेड की लेंथ है ये के, ठीक है। ये जो Z है, हमेशा देखो इसमें एक चीज समझने की आपको, पहले स्टार्टिंग में देखो, ये Z1 Z2 तो फिक्स पॉइंट है, के भी फिक्स है, ठीक है। Z है वेरिएबल, क्या होता है? Z होता है कि उसी में x प्लस अविटा y आएगा। तो अब ये देखो क्या कह रहा है, Z1 Z2, Z का Z1 से डिस्टेंस, तो Z कहाँ लाई करेगा? सोचो, हम मान लेते चलो Z कहीं यहाँ लाई कर रहा है, Z का Z1 से डिस्टेंस, ये आपका पॉइंट Z1 है, ये आपका पॉइंट Z2 है। Z का Z2 से डिस्टेंस, इन दोनों का सम किसके बराबर है? K के बराबर है। तो इसका मतलब Z को इसी लाइन पे लाई करना पड़ेगा ना।
यस सर। तभी तो डिस्टेंस के के बराबर आएगा, और कुछ आ रहा ही नहीं इसके पास। तो इसका मतलब जो z है वो उसका पाथ क्या हो गया, z इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। ये बात समझ में आ रही यस सर। है ना? ये क्लियर है या नहीं? और कोई पॉइंट हो नहीं सकता? सोचो और बताओ। मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे। इस केस में क्या है, लोकस या लोकस वर्ड यूज नहीं करते हम। z क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। यहां से यहां तक किसी को कोई डाउट अभी तक बताओ? एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, क्लियर है या नहीं? अभी एक और केस बाकी है। स्वस्ति, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलो कोई कुछ नहीं पूछा है तो हम मानते हैं कि सबको आ गया है। और ये कौन सा पॉइंट हुआ? एक होगा व्हेन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज क्या, ग्रेटर देन के। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन के होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई दुनिया में ऐसा पॉइंट आ पाएगा? ये z1 है आपका, ये z2 है, तो एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो तो क्या है, z1 माइनस z2 का मॉड। ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है k से बड़ा हो जाए, और k क्या है, कोई पॉइंट दुनिया में है z, दिस प्लस दिस k है, तो k जो होगा सबसे कम z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस ही तो हो सकता है। ज्योमेट्रिकली देखो इसको, z माइनस z1 क्या होगा, कोई भी प्लेन में देयर इज अनदर पॉइंट साइड, z का z1 से डिस्टेंस ये हो जाएगा, z का z2 से डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल जब फॉर्म करेगा तो दोनों साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा। तो ये z माइनस z1 ये हो गया लेंथ, z माइनस z2 ये लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये लेंथ किसके बराबर दे रखी है, k के बराबर दे रखी है। तो जो k होगा z1 माइनस z2 से हमेशा बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात समझ रहे हो कि नहीं? z1 माइनस z या z माइनस z1, z माइनस z2, इनका सम कितना है बेटा, k दे रखा है। तो ये इस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू k, तो k थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? सर होना चाहिए बट इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो है नहीं, इसका मतलब क्या है, देखो बड़ा होना चाहिए लेकिन बराबर हो सकता है, वो केस ले लिया नॉट हमने। पॉसिबल। बराबर होगा तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा बस, ठीक है। उससे छोटा तो नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है दुनिया में जिसका इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस भी z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस से कम हो जाए। क्या कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है? बोलो, नहीं कर रहा ना। नो सर। सबसे ऐसा कोई कम पॉइंट ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। इसमें कोई भी z की वैल्यू नहीं होगी, या ऐसा बोलो कि यहाँ पे कोई भी इक्वेशन, कोई भी कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एकदम फर्जी केस है, नो कर्व या नो वैल्यू ऑफ z। बात समझ में आ गया? तो हमारे दो केस ही वैलिड हैं, एक ए वाला और बी वाला। ठीक है, सी वाला होगा ही नहीं। अब मुझे बता दो तुम लोग, क्या अब ये ए बी सी तीनों केस सबको क्लियर है? बोलो। आगे और करना है, हाइपर वाला केस भी करना है, रोटेशन भी करना है हमको। बताओगे नहीं तो कैसे होगा? फर्स्ट केस में सर यही ना कि इलिप्स बनेगा, और सेकंड केस में स्ट्रेट लाइन, मतलब हाँ, इसमें एलिप्स बनेगा, इसमें स्ट्रेट लाइन। देखो देखने से तो हम एलिप्स वाला डेफिनेशन फॉलो हो रही है ऐसा लग रहा है देख करके, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सिर्फ ऐसी केस में एलिप्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है। इसमें है तो पर क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग z1 एंड z2 लाइन सेगमेंट।
आगे चलें, हाइपरबोला पे चलते हैं। चलो हाइपरबोला का मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्या होता है। हाइपरबोला के केस में आपने वो फॉर्म वो देख ही लिया है, z माइनस z1। अब पता नहीं हमें कौन सा बड़ा है, तो बाहर एक और मॉडुलस लगा देंगे। उस मॉडुलस का मीनिंग होगा जो नेगेटिव आया उसको पॉजिटिव करना, इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें आपको इसेंट्रिसिटी और ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं बस आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको होगा। Z1 इसमें बात यही होगी, Z1 Z2 के डिस्टेंस के बीच में 2a की जगह k रखते हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं इसमें दूंगा आपको, पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम अगेन क्या बात करेंगे, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन k आता है, ठीक है, क्या आएगा अगर k से बड़ा आएगा। तो पहले हम देखते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ बस हाइपरबोला में इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कहानी कहता है। फोकस जो होता है वो, अब आज याद रखना है आपको, पिछले ए ई कॉमा 0 होता है, ये माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, जब हम हाइपरबोला के इक्वेशन डिराइव करेंगे तब ये फोकस अपने आप आ जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ याद रख लेना है ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ मुझे कितना है। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a ही हो गया ना। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a ही। ठीक है जी, यस सर। जो दिखाई दे रहा है ना वहां से। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो F1 F2 हमारे वाले केस के लिए अगर ये क्या होता, अगर ये फोकस होते तो वो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस रिप्रेजेंट करता, ये होता 2ae होता। ठीक है, हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है कि नहीं होती, लिखवाया था। हाँ सर, लिखवाया था। इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो ये पूरा आइटम ग्रेटर देन 2a होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन क्या है, 1 हाइपरबोला के लिए। तो अगर ये हाइपरबोला होता तो ऐसी कहानी चल रही होती, बस हम देख रहे हैं इसको। अब ये जो k होगा, अगर हाइपरबोला होता तो ये k ही तो हमारा 2a है ना, हाँ कि ना। द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस इज 2a, तो k ही तो 2a होगा हमारा। अरे बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन 2a, मतलब ग्रेटर देन k, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर इट बीइंग द हाइपरबोला। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि नहीं, कि अगर ऐसा हुआ तो ये हाइपरबोला होगा। पहले बताओ इसी समझ में आई। लास्ट केस में भी ये जो k क्या है, k ही तो 2a है हमारे लिए, k ही 2a होगा, मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर। ठीक है, Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या हो गया, 2a ही हो गया। किससे बड़ा होना चाहिए, 2a से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसेंट्रिसिटी हो गया, है ना, फोकस हो गया, वो मैंने बता दिया आपको। फोकस इज ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। यहाँ तक कोई डाउट बताओ, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट वाले केस में ए पार्ट में डाउट है किसी को, ये चुपचाप क्यों तुम लोग आज सब। सर ये हाइपरबोला वाला समझ नहीं आ रहा। यस सर। हाइपरबोला, हाइपरबोला पार्ट में बस मुझे इतना समझाओ कि ये मैंने बताया है आपको, इसमें समझना नहीं है अभी आपको क्या, फोकस ये ए कॉमा 0 है एंड दिस इज माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a ही हो जाएगा। तो अगर ये यस सर। हाइपरबोला हो रहा होता, जो कि इस तरह की सिमिलर सिचुएशन बन रही है, तो वी विल वेरीफाई Z1 Z2 फोकस हो जाएंगे, है ना। यस सर। और Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। यस यस सर। सर।
और अगर हाइपरबोला होगा तो ये पहले बताओ, हमने ऊपर लिखा ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना, ए प्लस ए। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? e ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला में, तो ये ग्रेटर देन 2a होगा कि नहीं होगा? अरे ग्रेटर देन 1 है ना e, तो किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस क्वांटिटी से बड़ा नहीं हो जाएगा? यस सर। अरे इसमें इतना क्या सोचना है यार, 2a बराबर होता है ना, इसमें e मल्टीप्लाई करें तो बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। यस सर। Yes, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला के ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ तक चलो सब लोगों ने आगे कर लिया, सब लोग एकदम सब समझ में आ गया, सबको एकदम तंदुरुस्त तरीके से। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आगे क्या डाउट था तुमको, पहले ये बताओ। सर बट हाइपरबोला वाले केस में तो 2a तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ हमने ए ही सपोज किया है पॉइंट्स में। ये सपोज नहीं किया, वो होता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ए कॉमा 0 और ये, तो अगर ये के ही तो आपका 2a है, आप के की जगह तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 100 20, तो वही तो 2a है आपका। ओके सर। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, वही 2a है। एक बार इसको दोबारा ऑब्जर्व कर, जैसे अब सेकंड वाला लेसन वाला करोगे तो उसके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हटा देना है। ठीक है, हमारे कोई काम का नहीं है वो। कौन सा वाला? जैसे हमने लिप्स वाले में हटाया था, अगर z1 माइनस z2 क्या हो जाए, लेस देन के, वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया। ठीक है, नो z। सी वाला पार्ट बताओ, अगर बराबर आ जाएगा तो क्या होगा? कोई बता सकता है ये? अगर बराबर आ जाएगा तो क्या होना चाहिए? z कहाँ कहाँ इसका लोकस होगा, एक कौन सा कर्व बनाएगा? तो देखो z क्या है, यहाँ देखो जरा, z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, which is equal to k and which is equal to distance between them। बात समझ आ रही बात? यस सर। तो कोई सोचो, ध्यान से देखो, कोई इसी लाइन पे लाई करेगा आगे। मान लो आपने कोई पॉइंट यहाँ लिया z, तो z माइनस z1 ये हो गया ना, और z माइनस z2 ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या ये नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, z1 और z2 के जो लाइन सेगमेंट है वो वाले छोड़ करके पूरी लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है इधर, सिमिलरली कहीं भी इधर लाई कर सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई सबको? सर क्या सर ये क्या क्या आपने बोला था कि ये डिफरेंस आ गया उसके बाद नहीं आया? नहीं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, उस पर ध्यान दो हमेशा। z ऐसा नंबर है, आपको बस z के बारे में पता लगाना है ना, ऐसा पॉइंट जो कि z1 से उसका डिस्टेंस और z2 से उसका डिस्टेंस, उनका डिफरेंस क्या है? z1 माइनस z2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि केस कौन सा लिया हमने? k इक्वल टू z1 माइनस z2, यही आपका k है। तो अगर वो इसी लाइन पर z1 माइनस z2 के लाइन सेगमेंट को छोड़ करके अगर इस साइड लाई करेगा, इस साइड करके इसलिए हमने पहले, तो z और z1 का डिस्टेंस ये हुआ ना, यस सर। दिस इज z1 माइनस z2 का z माइनस z1 का मॉड, और ये क्या है? z माइनस z2 जेड का मॉड। एंड Z2 का डिस्टेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? z1 माइनस z2 का मॉड। यस देखो सर। जरा, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको? इसका मतलब z कैसा पॉइंट है जो कि इसी लाइन पर लाई करेगा, लेकिन इस लाइन सेगमेंट को छोड़ के इस पूरी लाइन पर लाई करेगा, है ना? यस सर, आ गया। ठीक है, बट सर एक डाउट है, सर जैसे ये आपने आपने कैसे पता किया है? रुको रुको, आप डाउट पूछो।
सर जो आपने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था कि 2AE इज इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन 2A वहाँ पे है, तो इसमें तो वो इक्वल आप बोल रहे हो, तो इसमें इक्वल तो वो हो ही नहीं सकता। हाँ इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए तो हाइपरबोला नहीं है बेटा, मतलब नहीं बनेगा ना इसके इसमें हाइपरबोला। नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, वही तो बताया जा रहा है। यस सर, फिर ठीक है। इलिप्स में लाइन सेगमेंट बनी थी, यस सर। ठीक है, z क्या था, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट। यहाँ पर z क्या आ रहा है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एक्सेप्ट दिस लाइन सेगमेंट, सिर्फ ये लाइन सेगमेंट को छोड़ करके। तो z डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। यस सर, ठीक है। और उसका सवाल कि ऐसा कैसे पता चल गया, ऐसे अरे कुछ देखोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो पता समझ में, हाँ कितना सिंपल था ये, इन दोनों का डिफरेंस z1 माइनस z2 जो आपने ये लिया और इनका सम k आ रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इस लाइन से भी बड़ा हो जाएगा, नहीं, तो इसी लाइन पर लाई करना पड़ेगा। सेम कहानी यहाँ पर है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, इसके बीच में ही आ रहा है। तो किस वो लाइन पर ही होती है ना सब कहानी, कहाँ होती है और ए बी माइनस, ये देखो ये बचपन में तुमने बहुत पढ़ा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना, ये ए सी माइनस ए बी इक्वल टू बी सी, ऐसी चीज कहाँ पड़ी होती है, स्ट्रेट लाइन में यूज होती है ना सबसे ज्यादा। यस सर। यस उसी तरह सर। का हो रहा है यहाँ पर, ये सेम बन रहा है, तो आपको इसी लाइन के बारे में सोचना है बस, यस सर, आ गया। ठीक है। अभी ना आप लोगों ने अगर अभी हम वो कवर कर चुके होते अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आपको इतना तकलीफ नहीं होती इसमें, ऑल्दो अभी आपको समझ में आ गया है, लेकिन उतनी तकलीफ आपको समझ में नहीं होती। ये हो गया ना, डन हो गया, इसको करें, फिनिश करें इसको। यस। अभी बहुत सारा काम है, आज खत्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना पड़ जाए तो भी, ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी यहाँ बन गई, तीनों पार्ट इसके भी हो गए। तो आपको इसकी शक्ल देख करके डायरेक्टली नहीं बोल देना है कि हाइपरबोला बनेगा, है ना, सोचना है आपको। सिमिलरली इलिप्स वाली कहानी के लिए अभी एक और चीज मैं आपको कराता हूँ, अब इसके बाद आप जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, आपको बस उसमें फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। अब इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट किया जाएगा एट सम एंगल, तो ये सब कहानी रहेगी। जैसे मान लो कि ऐसा था, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। अब आपका मन किया कि चलो इसे रोटेट करके कुछ एंगल पे कहीं और लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये मत समझना कि एक ही सर्कल पे ही लाई करेगा, मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो होगा जितना रेडियस इसका रहेगा उतना रेडियस इसका रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। रोटेशन में सिर्फ आप ये समझो कि यहाँ पर ये जो रहेगा रोटेशन का मतलब ये, आप एक और यहाँ पर कोई पॉइंट है z, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि z1 माइनस z3 का मॉड और z1 माइनस z2 का मॉड सेम है, नहीं, ठीक है। ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z3, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2, ठीक है। अब आप लोग को पहले ही बता चुका हूं मैं, ये एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, जैसे थीटा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। तो ये Z3 है, Z1 है। अब एक कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में क्या होगा कि आपको रिलेशन मिल जाएगा इन सब में, ठीक है। मैं अब एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूँ, तो आपको फाइनल और इनिशियल की मैं बात बता रहा था। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया है, ये वाला इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, हमने फाइनल बोल दिया। अब इसको वेक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, पर वेक्टर है नहीं, है ना, वो एनालॉगस टू वेक्टर है, उस तरह से हम ट्रीट करेंगे इसको। तो अब जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो उसको याद कैसे रखोगे, आप ये याद रखो कि Z3 माइनस Z1, मतलब आप अगर वेक्टर के फॉर्म में याद रखना चाहोगे तो Z3 माइनस Z1 ये हो गया आपका फाइनल वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, मतलब इसकी लेंथ,
इक्वल टू इनिशियल वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, उसकी लेंथ, into e raised to the power iota theta, where theta is the angle which is taken in the anti clockwise direction. ठीक है, अगर वो clockwise direction में होता तो अगर clockwise लोगे ना आप तो ये फाइनल हो जाएगा आपका और ये इनिशियल हो जाएगा, और क्लॉकवाइज है क्योंकि तो थीटा को आप नेगेटिव थीटा लोगे तो e raised to the power माइनस आयोटा थीटा लोगे उसको, तो बेटर है आप एक ही फॉर्म में याद रखो। आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया, दिस इज योर फाइनल वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, इनिशियल वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। ठीक है, ये इसको लिख लो, इसका हम एप्लीकेशन में देखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। इसको वेरीफाई भी हम एक बार कर लेंगे, एक बार आपको पता है कि चलो एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, आयरन प्लेन बनाते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो ये देखो आपके पास ऐसा, ये Z1 हमने जीरो ओरिजिन मान लिया, ये Z3 हो गया आपका। बस अब देखोगे अप्लाई कैसे करना है वही मैं बता रहा हूँ, अभी आगे हम और जनरल ट्रायंगल और ये सब में भी अप्लाई करेंगे इस चीज को। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पूरा एकदम छाप दो अच्छे से। ठीक है, वैल्यूज बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो कि ये थीटा एक्चुअली जो है वही आता है या कुछ और आता है। 1 + 0 आयोटा है। हाँ 1 + 0 आयोटा 1,0 पॉइंट हो जाएगा। Z3 - Z1 देखो क्या आया, 1 + आयोटा ही आ गया। यही है आपके पास, चेक करो उसको। e raised to the power iota थीटा की वैल्यू आ गई है यहाँ से। तो 1 ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका मॉडुलस। ठीक है, तो क्या ऐसे बता सकते हो कि थीटा क्या होने वाला है? e raised to the power iota थीटा क्या होता है? π/4। बिल्कुल, अब भूल गए तुम लोग e raised to the power iota थीटा क्या होता है ना, तो देख के समझ में आ रहा है, थीटा वैल्यू π/4। ये बात समझ में आ गई, और ये लाइन y = x ही है और इसका जो स्लोप होगा वो यही होगा ना, tan थीटा जो होगा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को। यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो उसको नोट डाउन करो और इस पे फिर बेस्ड क्वेश्चन में देता हूँ अभी। थीटा निकालने के लिए बोलेंगे। उससे वेरीफाई कर रहे थे इसको हम कि अप्लाई कैसे हो रहा है, कैसे अप्लाई करोगे इसको। एक सिचुएशन हमने बनाई, उसमें हम बस अप्लाई करके दिखाया।
और थीटा की वैल्यू आई, बिल्कुल सही आई है, क्योंकि ये लाइन कितनी है 1,1 पॉइंट हो गया, 0,0 है, तो y इक्वल टू x लाइन हो गई। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं क्या? क्वेश्चन 2 इस पे एक, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो लिखो। सर एक छोटा सा डाउट था ऊपर, आपने जो ई रिच पर आई थीटा लिखा है उसका में आपने 1/√2 प्लस आई 1/√2 कैसे लिखते हो? ये बताओ 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा? √2। √2 होगा ना, मॉडुलस क्या होता है? √a² + b², तो वही तो √2 है ये, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 तो लिखा हुआ है। अच्छा सर, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। तो Z1 Z2 Z3 क्या वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो आपको प्रूव करना है कि उसमें रिलेशन ये होता है, और आपको रिलेशन याद भी रखना है, तो रोटेशन ही यूज करो एंड फाइंड आउट, इसको प्रूव करो। एक बार Z1 को ले लो, आप Z1 के ऊपर रोटेट करा दो, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, और वही सेम फॉर्मूला लगा दोगे आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा e⁻π/3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेंथ ऑफ साइड सेम है, तो ये भी खत्म हो गया। तो एक और कहीं भी आप लगा सकते हो, आप Z3 के ऊपर रोटेट करा दो, ठीक है, और एंगल क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ताकि e⁻π/3 आए, उसको आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। तो अगर आपने देखो ये क्लॉकवाइज लिया, तो हमारे लिए एंगल कितना हो जाएगा -π/3 हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज ऐसे लो, ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज अगर आपने लिया तो ये एंगल कितना हो गया -π/3 हो जाएगा। तो ये अब फाइनल वेक्टर हुआ आपका, पर एंगल आप क्या लोगे -π/3 लोगे, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर दो, वी आर रोटेटिंग अबाउट Z3, तो फाइनल कितना हो गया Z2 - Z3 अपॉन मॉडुलस, क्योंकि सेम ही रहेगा हर बार, और इनिशियल कितना हो गया Z1 - Z3 अपॉन इसका मॉडुलस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e⁻−i/π/3। ये बात समझ में आ रही है सबको? देखो जरा, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। एंटी क्लॉकवाइज है तब इसलिए +π/3 है, और क्लॉकवाइज है इसलिए -π/3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ई वाली टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, और आपको याद रखना है प्रॉपर्टी, Z1² + Z2² + Z3² किसके बराबर होता है? इन दोनों के, मतलब टेक प्रोडक्ट सेकंड टू टाइम के इक्वल होता है इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्लियर है सबको? e⁻⁻i